नमस्कार दोस्तों, एक नई लर्निंग के साथ हाजिर हूँ और आज की लर्निंग में एक ऐसी कंपनी को लेकर के चर्चा करेंगे, जो आज भी अंडर वेटेज की बात कहती है, अंडर वैल्यूड की बात कहती है और इसमें इनकी कंपनी के बारे में नाम से मुझे यहाँ से याद आती है जब हम कुछ काम अपने प्रोफेसर से करते हुआ करते थे। अटलांटास लिमिटेड कंपनी का नाम है और कंपनी का जो कारोबार है वो कहती है लॉजिस्टिक्स से लेकर के और ख़ास करके कुछ जो टोल प्लाज़ा वाली बातें हैं या फिर लॉजिस्टिक के अंदर जो अलग-अलग फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करने वाली कंपनियाँ के तौर पे करती है, उनमें इसका नाम निकल के आती है और अलग-अलग सेगमेंट को लेकर के कंपनी कहती है कि हम रेलवेज़ के लिए कंपनी कामकाज करती है, चाहे हाईवे के लिए कंपनी कामकाज और टोलवे के लिए कंपनी कामकाज करती हो। ये अटलांटाज़ नाम है, 45 ईयर की एक्सपीरियंस की बात कहती है। इनकी जो एनिमेटेड उन्होंने अपनी वीडियोज़ बना के रखी है वेबसाइट्स के थ्रू की बात करूँ, वो काफ़ी अट्रैक्टिव लगता है एक निवेशक को समझने के लिए कि आखिर इनका सेगमेंट ये सब है, इसमें क्या कामकाज करती है। तो हम इनको डेटाबेस की तरफ मूव करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। एनएसई, बीएसई लिस्टेड कंपनी रहा इंडिया में और स्टॉक की प्राइस बहुत ज़्यादा भी बड़ी नहीं है। बुक वैल्यू से तो भरा है, भले ही ये इसकी स्टॉक प्राइस में देखा गया कि 251% तक की इंक्रीज हो चुकी है, लेकिन आज भी अंडर वैल्यूड है फ्रॉम द इंट्रिंसिक वैल्यू से। तो समझ में आती है कि कंपनी के पास जो इंट्रिंसिक एसेट्स हैं उसकी वैल्यूएशन अच्छी खासी है, तो इसको अंडर वैल्यूड के श्रेणी में रखा जाता है। सेकंड पार्ट, यदि इंडस्ट्रियल की पीई के बेस पर आप इसको देखते हैं, तो यहाँ भी ये दर्ज करता है कि यहाँ पे जो निवेशकों का जो इंटरेस्ट बना है अर्निंग पर शेयर के बेस पे है, उसमें कंपैरिजन टू द इंडस्ट्रियल पे पे आज भी काफ़ी खाली से जगह पड़ी हुई है। खाली ओवर अंडर वेटेज की बात किया जाता है, जो कि यहाँ पे मार्केट इसके पीछे थोड़ा-सा भी पुल बैक करती है, तो शायद यहाँ से मार्केट में एक नई जो हायर टू हायर की बात ₹65 तक की बात कहती है, वो आगे जो उनकी मल्टीपल जो रेजिस्टेंस है उसको तोड़ करके न्यू रेजिस्टेंस की तरफ क्रिएट किया जा सकता है, जिसको कह सकते हैं कि हायर टू हायर की अप ट्रेंड की तरफ मूव करना। यदि इनकी चार्ट को देखेंगे इस बेसिस पे, तो यहाँ पे कह सकते हैं कि इनका चार्ट लगातार अप ट्रेंड के लिए पिछले 1 साल से खुलता हुआ नज़र आता है। लेकिन कई सारे लोगों के पास ये भी सवाल होगा कि हमने तो लिया था लेकिन हमारा नुकसान हो गया। तो दोस्तों, मार्केट में नुकसान और फ़ायदा चलती रहती है, क्योंकि ये मार्केट की स्ट्रेटजी है, क्योंकि वैल्यूएशन उसी की चीज़ में, क्योंकि मैं हमेशा एक बात को हमेशा हाइलाइट करता हूँ और जिसका नाम है नंबर ऑफ शेयर। मार्केट में नंबर ऑफ शेयर लिमिटेड हैं। 8 करोड़ 15 लाख की बात कहती है और यदि ₹22 के रेट से आज के टाइम में देखा जाए तो मार्केट में सॉरी, थोड़ा-सा इश्यू हो गया। यदि हम 8 करोड़ 15 लाख की शेयर को देखें, मार्केट की ₹52 ₹55 की प्राइस के हिसाब से, तो ये 450 करोड़ के आसपास का आंकड़ा मार्केट कैप दर्ज करती है। और यही हाइलाइटेड चीज़ को हम कहते हैं कि ये अर्निंग पर शेयर ये है और इनको इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्चुअली में कंपनी की प्रॉफिट निकल जाती है, क्योंकि ये सब समरी डेटा है और इसको लेकर देखा गया तो ये दर्ज करती है। और यदि हम इनकी पार्टों को देखें तो जो प्रमोटर के पास कंट्रोल है कंपनी का, वो 75% के आसपास की बात रखती है। जहाँ तक आरओसी का सवाल है, तो उसमें बहुत ज़्यादा गैप अप की बात नहीं करती, कुछ साइलेंट बैठी है, कुछ कहने की उम्मीद से चलती नज़र आती है। क्या हम यही सब जानने वाले हैं? नहीं जी, ये सब तो हम एक समरी तौर पे जानते ही रहते हैं, क्योंकि इसमें हमें कुछ कहने वाली बात है ही नहीं। इसमें हमें कुछ कहने वाली बात रही नहीं, क्योंकि ये तो एक सिंपल सी डेटाबेस पे इसकी पॉपअप होके आ जाती है। लेकिन हमें करना क्या है इसको लेकर के? हमें इसके पीछे की हिस्टोरिकल इन्फॉर्मेशन समझना पड़ेगा, जो आखिर यदि कंपनी इसका जो ग्राफ कहती है, इसका जो फीचर्स कहती है, उसको लेकर क्या कहना चाहती है। जहाँ तक इनकी स्टैंडअलोन डेटाबेस को आप देखेंगे, तो जो नेटवर्थ जैसे हम लोग देख रहे थे, इनकी जो इंट्रिंसिक वैल्यू है वो कहती है कि काफ़ी बेटर है। ₹254 तक की वैल्यू की बात कहती है, जहाँ अब हम हाइलाइट कर रहे हैं। लेकिन जब आप इनकी पिछले रिकॉर्ड तरफ देखेंगे, इससे पहले भी काफ़ी बेटर इनके पास नेटवर्थ हुआ करता था। जो ज़माना था इनका 2020 का, 21 का। लेकिन उसके कंपैरिजन ये 24 में आकर के टूटती नैया निकल के आई। चाहे वो स्टैंडअलोन डेटा हो, चाहे वो कंसोलिडेटेड डेटा हो, जहाँ कंसोलिडेटेड डेटा में पहले नेगेटिव इम्पैक्ट डालती थी, वो आजकल पॉजिटिव कन्वर्ट होती है। मतलब कंपनी का खुद का कारोबार
और ओवरऑल कारोबार को यदि मिक्स करके देखेंगे तो ओवरऑल कारोबार में ये दर्ज करती है जो हम पहले के कंपैरिजन आज अच्छे लेवल पे काम करते नजर आ रहे हैं। चाहे वो हम सेल्स का आंकड़ा को देखें, चाहे हम प्रॉफिटेबिलिटी नंबर को ही क्यों ना देखें, ये दर्ज करती है। इसी चीज को यदि हम क्वार्टरली बेस भी देखेंगे तो ट्रेंडिंग कहता है कि यहाँ पे क्वार्टरली बेस में तो कुछ हलचल ऐसा था कि यहाँ निगेटिव इम्पैक्ट डालता है। कैसे? क्योंकि सेल का कोई हिसाब किताब नहीं देखने को मिला। यहाँ पे जितना सेल का हिसाब किताब की बात कहती है उससे तो कई गुना रफ्तार से इनका प्रॉफिट की बात कह देती है। ये अचंभित होने वाली बात है ना, आखिर सेल से ज्यादा प्रॉफिट कैसे हुआ? तो इसीलिए हमने कहा कि केवल और केवल दोस्तों सेल को देखते हैं हम लोग मार्केट में, या प्रॉफिट को देखते हैं, या इसके अलावा उन पार्टों को भी देखने की कोशिश करते हैं जिसमें कि अदर सोर्स ऑफ इनकम है, क्योंकि अदर जो कोई कंपनी है उसका बिजनेस में अदर एक्टिविटीज हो सकती है। अदर सोर्स ऑफ इनकम क्या कहती है, और क्या सेल्स ही सब कुछ है या प्रॉफिट ही सब कुछ है? तो नहीं, ये तो ट्रेंडिंग जानते हैं। ट्रेंडिंग के बेसिस पे परसेंटेज वाइज क्या कहती है, क्या ग्रोथ लेवल बनती है या नहीं बनती है। तो ट्रेंडिंग हमने देखा, ट्रेंडिंग के हिसाब से मार्केट ने या तो अप ट्रेंड के लिए खुला या लो ट्रेंड के लिए खुला। कंपनीज के बारे में कहती है, कंपनी 1977 ईस्वी में बनी थी, अटलांटास लिमिटेड, जो कि इंगेजिंग इन द कंस्ट्रक्शन कंपनी के तौर पे कंपनी कामकाज करती थी। और जैसे हमने यहाँ की वेबसाइट्स के बेसिस पे देखा कि ये कंस्ट्रक्शन के अलावा जो खास करके हाईवे की बात करें और रेलवेज के लिए बात करें या फिर जो टोल प्लाजा की बात करें, इसमें कंपनी का कामकाज फोकस रहा है। और खास करके टेक्नोलॉजी को मिक्स करते हुए की बात इन्होंने रखी है, स्ट्रेंथ्स की बात कहती है। यदि हम उनके उन पार्टों को देखें जो कि डैमेज और हिट करती है किसको, प्रॉफिट को और सेल्स को लेकर के, तो वो दो पार्ट्स निकल के आती है। एक नाम है करंट रेशियो जो कि ईपीएस को हिट करती है। एक वो पार्ट है जिसको मैंने ऊपर ही रखा है जो क्या, जो कि ईपीएस को दबाती है। कैसे? क्योंकि इसमें यदि इंटरेस्ट की बर्डन काफी ज्यादा होगी तो उसका लेकर के उनका जो प्रॉफिटेबिलिटी या वॉल्यूमिलिटी कम हो जाएगी। तो इसको लेकर के हम जानने की कोशिश करेंगे क्या कंपनी जो पैसा लिया है, कर्ज लिया है, क्या उसको लेकर के मार्केट में कुछ खर्चा पाने के लिए लिया है या प्रोडक्टिविटीज के लिए लिया है। और इसके अलावा हम स्पेशल 3 नंबर पे चर्चा करेंगे। इसमें से खास करके नेट इनकम मार्जिन होगा, प्रॉफिटेबिलिटीज की नंबर के बेसिस पे आउटस्टैंडिंग का परसेंटेज होगा। परसेंटेज के बेसिस पे हम कुछ और भी आंकड़ा देखेंगे, आखिर प्रॉफिट के बेसिस पे जो परसेंटेज का आंकड़ा आउटस्टैंडिंग को लेकर कहती है वो दर्ज क्या करती है। यदि बेसिक इंडस्ट्री की बात करें तो रोड एसेट्स, टोल, एन्युटी, हाइब्रिड एन्युटी की बात कहती है, जहाँ पे इनकी इस सेगमेंट के अंदर इसको बीएससी पे इनको लिस्टिंग की बात रखी है। यदि हम कुछ इनकी फाइनेंशियल पोजीशन की तरफ देखा जाए तो ये स्टैंडअलोन डेटाबेस में कहती है जो पिछले जून के कंपैरिजन यहाँ पे एक भारी गिरावट का सिलसिला चला है। ट्रेंडिंग क्या हुआ? भारी गिरावट हो गया। ये तो सिंपल सी बात समझ में आती है। ईयरली ग्रोथ में हमने देखा कि ईयरली कंपनी में क्या हुआ। ईयरली में ग्रोथ ये कहती है कि यहाँ पे ट्रेंडिंग ये था, लास्ट 12 के महीने के डेटा में हमने प्रॉफिट तो काफी बेटर किया। अब ये समझने वाली बात देखिए, हमने क्वार्टरली भी देखा तो उसके बेसिस पे क्या कहती है, जो हमने तो प्रॉफिट नुकसान कर लिया, लेकिन ओवरऑल कंपनी में क्या हुआ, टर्नओवर के बेसिस पे जो अदर सोर्स ऑफ इनकम है इनके पास काफी ज्यादा क्रिएट हो जाते हैं। खास करके हाईलाइट करने वाली बात, दो बात, अदर सोर्स ऑफ इनकम देखिए कितना गजब हो जाता है। ये कई बार किस तरह की इनकम इनका जनरेट हुआ, एक बार अप हो जाता है, एक बार डाउन हो जाता है, जबकि इंटरेस्ट और इनको लगातार नियर अबाउट 1 करोड़ के आसपास, 1 से 1.5 करोड़ के आसपास की बर्डन बनाती है क्वार्टरली बेसिस पे। ऐसे ही आंकड़ा हमने देखा कि टोटल 12 महीने के सेल्स की डेटा में टर्नओवर 135 करोड़ की बात कहती है, लेकिन प्रॉफिट की बात 238 करोड़ कहती है, यदि आप इनको देखें। इसीलिए हमने क्या किया, हमने केवल और केवल इसके बेसिस पे नहीं मान के हमने एक न्यू फॉर्मूला क्रिएट किया और वो समझने के लिए कंपनी का ओवरऑल जो भी इनकम सोर्स आ रही है उसको लेकर कितनी परसेंट की सेविंग करती है। वो कहते हैं कि 74% की सेविंग कंपनी कर लेती है, जिसको हम कहते हैं प्रॉफिट। अब इस प्रॉफिट के पीछे रिस्क कितना है उसको जरा जानने जा, क्योंकि रिस्क से ही और रिस्क से ही पोटेंशियल समझ में आएगा कि कंपनी के इस बिजनेस में क्या रिस्क है और आने वाले समय में क्या उनकी पोटेंशियल क्रिएट करती है, क्या कुछ ऑर्डर बुक भी इनके पास है कि नहीं है। अब इनके रिस्क फैक्टर को जरा जानने की कोशिश करें तो समझ में आए कि कंपनी के पास रिस्क थोड़ा हाई है। रिस्क क्या है? रिस्क हाई है, जो कि 350 दिन नंबर ऑफ डे को लेकर के चिंता की बात कहती है। तो नम कंस्ट्रक्शन कंपनी में ऑलमोस्ट देखा गया कि 6 महीने तक की पैसे लटक जाती है, लेकिन यहाँ पे देखा गया कि 1 साल के आसपास लटकना काफ़ी बड़ी मुश्किल की सबक बन जाती है।
उसको लेकर के जब हम मैंने बैलेंस शीट को देखें तो कंपनी ने लगातार अपनी कर्ज को लेकर के कई बार पे आउट किया और नहीं किया, और यहाँ पे देखा कि कंपनी लगातार पे आउट की मूड में बनी हुई है। जबकि पे आउट कहाँ से कर रही है? तो लग रहा है कि इनका एसेट्स की वैल्यूएशंस में डाउन साइड देखने को मिला है। इसको लेकर के एसेट्स को, शायद एसेट्स को मोनेटाइज कर रहे हैं, या फिर ऐसा हो सकता है कि यहाँ पे इन्होंने डिप्रिसिएशन काफ़ी ज़्यादा जो टाइम टू टाइम बुक होता है उसकी बेसिस पे इनका जो फिक्स एसेट्स की नंबर है वो इसमें डिमेरिट डिक्रीज देखने को, रिडक्शन देखने को मिला है। अब इनको यदि हम रिस्क फैक्टर को समझें तो उस कंपनी के रिस्क फैक्टर बिल्कुल नहीं की बात कहती है, क्योंकि इस पोर्शन से यदि हम सेल के आधार पे देखा जाए तो आउटस्टैंडिंग कितना रहा, तो कंपनी दर्ज करती है हमारे पास 39% के आसपास दर्ज करती है, और प्रॉफिट के बेसिस पे यदि आउटस्टैंडिंग को आंकड़ा करके देखें लास्ट 12 महीने की तो वो 22% के आसपास है। मतलब इसमें ना प्रॉफिट को डिमेरिट की बात कहती है, ना आउटस्टैंडिंग को लेकर बड़ी चिंता की बात कहती है। लेकिन चिंता की बात तो है, क्योंकि चिंता के बाद नंबर ऑफ डे को लेकर चिंता बनाती है। जो करीब के पैसा 350 दिन में कोई दे रहा हो तो उन चिंता की बात तो होना चाहिए। जबकि सीजीआर की बेसिस पे ये कहता है जो कंपनी का जो सेल्स से लेकर के जो प्रॉफिटेबिलिटी तक का नंबर है वो लगातार बेटर करती नजर आती है, तो स्टॉक प्राइस को ऑब्वियसली चलना ही पड़ेगा, क्योंकि दो यदि चीज उनको सपोर्ट दे रही है तो तीसरा भी सपोर्ट लेने के लिए तैयार बैठी है। जबकि निवेशकों का इंटरेस्ट जाना जाए तो कंपनी ये कहती है कि हमारे पास कोई एफआईडीआई नहीं है, हम तो आम पब्लिक और प्रमोटर के पास हैं। जबकि पिछली बार देखा गया कि कंपनी अपनी लगातार पोजीशन को बढ़ाने में व्यस्त है। देखिए 71 से 72%, 73%, जो आजकल निवेशकों का निवेशकों से पैसे शिफ्ट कहाँ कर रही है? हम प्रमोटर खुद ही अपने शेयर को लगातार खरीदते नजर आते हैं। जिसको कहते हैं कुछ बड़ी कंपनी यहाँ पे अपनी पोजीशन लेके चल रहे हैं, और इसमें कभी करीब 20 से 25,000 के आसपास के शेयर निवेशकों का इंटरेस्ट बना हुआ है। जबकि इनका रिसेंटली बात करें तो ऐसा कोई भी अपडेट इन्होंने नहीं दिया है जहाँ पे इन्होंने ऑर्डर बुक को लेकर बात कहा हो, या अपनी पीपीटी को लेकर साझा किया हो। ऐसा हमने लास्ट नवंबर के डेटाबेस को यदि देखा जाए, अटलांटा की हम यदि बैलेंस शीट को और फाइनेंशियल को समझे तो ये सिंपल सी कैलकुलेशन दे रखी रखा लगता है कि इसको यदि कोई निवेशक पढ़ना चाहे तो शायद उनको कैलकुलेटर, कलम, पेन और ये सब चीज़ें लेकर खुद ही बैठना पड़ेगा, नोटबुक लेकर बैठना पड़ेगा, पेमेंट में क्या हुआ, कैसे नहीं हुआ। तो इसमें मुझे लगता है कि कंपनी को थोड़ा-सा और इस पे थोड़ा-सा फ़ोकस करना चाहिए। जो आपने ये अपडेट दिया उस पे आपकी प्रेज़ेंटेशन कैसी रही? तो इनमें निवेशकों का इंटरेस्ट थोड़ा-सा और बुल हो सकता है। इस तरह की कंपनी को देखा जाए तो कंपनी कहाँ की बेस करती है? कंपनी देखा जाए तो कंपनी मुंबई बेस्ड कंपनी की बात कहती है, जो इनकी लेटर हेड के अकॉर्डिंग की बात कर रहा हूँ। यदि पीयर्स के मुताबिक देखा जाए तो आज भी ये बाकी कंपनी चाहे लार्सन टुब्रो हो, एसीएमए हो, सोलर हो, इन सभी कंपनियों की लिस्ट में सबसे निचले पैदन पे खड़ा है, क्योंकि यहाँ पे निवेशकों का इंटरेस्ट आज भी बहुत कम है। लेकिन जो फंडामेंटली ये स्ट्रेटजी कहती है वो इनको स्ट्रॉन्ग सपोर्ट की बात कहती है। भले वहाँ पे ऑर्डर बुक ना हो, ऑर्डर बुक होता तो शायद और बेटर रिजल्ट की तरफ एक्सपेक्टेशन किया जा सकता था, बेटर समझा जा सकता था। और इसको लेकर के जब हम इनको उन बातों को देखें तो कंपनी डिविडेंड की पार्ट को लेकर के या उस तरह की पार्ट को लेकर 2018 के बाद कोई ऐसा अपडेट दिया नहीं कंपनी ने। और इसकी स्टॉक प्राइस में 10 सालों में देखा गया कि अच्छी खासी रैली क्रिएट होती है, और आज भी डिमांड नहीं बनी है। ऐसा नहीं कि डिमांड में नहीं, डिमांड लगातार बनती जाती है। इनकी वेबसाइट्स की माने तो क्या कुछ इनके पास जो प्रोजेक्ट है उसमें कहते हैं कि ट्रांसपोर्टेशन इंफ्रास्ट्रक्चर पे कंपनी कामकाज करती है, इंजीनियर्स प्रोक्योरमेंट एंड द कंस्ट्रक्शन पे कामकाज कर रही है, रियल एस्टेट डेवलपमेंट के लिए कंपनी कामकाज करती है। इसके अलावा यदि हम उनकी ऑर्डर बुक की तरफ देखने की कोशिश करें तो ऐसा कोई भी बात उन्होंने दर्ज नहीं किया जो कंपनी के पास उन्होंने न्यू लॉन्चेज की बात किया था, और ये कब की लॉन्चेज है ये ऐसा यहाँ पे डेट और फेज की बात नहीं करते। अल्ट्रा इनक्लेव फेज 2 की बात इन्होंने कहा है, और ये शायद उन्होंने अपार्टमेंट और इसको शायद खरीदने बेचने को लेकर की बात की है, और विजिट द साइट पे लेकर के कहती है कि हम विजिट पे जा सकते हैं। अटलांटा एक जोस्टिका की लोकेशन की बात, इनका ज़्यादातर मुंबई में इनके पास जो रियल एस्टेट का काम है, तो सेगमेंट वाइज भी काम कहती है कंपनी जो हमारा सेगमेंट वाइज रियल एस्टेट से ज़्यादा काम चलता है या हमारा कंस्ट्रक्शन बेस पे ज़्यादा काम करता है। तो सेगमेंट वाइज ऐसा कोई भी डेटा साझा नहीं करती कि आखिर में एक्चुअली में करती क्या है।
यहाँ पे सेगमेंट वाइज की डेटा नहीं शामिल किया है। अब आते हैं कुछ अलग पहलू, और अलग पहलू के साथ ये देखा गया कि कंपनी में एनालिसिस की पार्ट यदि 2 चीज़ें इनको फ़ेवर करती है, तो 4 से 5 चीज़ें इनको इन फ़ेवर करती है। जिसमें सबसे पहली बात ट्रेडिंग वैल्यू, उसको मुझे लगता है कि इग्नोर कर देना चाहिए। कॉन्टिनेंट लायबिलिटी इनको रखना चाहिए, ये एक इनको नेगेटिव इम्पैक्ट डालता है। कैपिटलाइज़ इंटरेस्ट कॉस्ट को लेकर नेगेटिव इम्पैक्ट डालता है। एक हाई रिस्क को लेकर के डेटर्स डे को लेकर ये इम्पैक्ट डालता है, और अर्निंग इनको मुझे लगता है कि इनको आप ऐड काउंट करना चाहिए, कर लेते हैं, क्योंकि यदि इनकम आ रही है तो ठीक है, क्योंकि इस पे फिक्स इनकम तो बनती नहीं है, उसमें अप डाउन की सिचुएशन क्रिएट होती रहती है। अब इनको लेकर के एक पार्ट और समझने वाली बात है, वो ये बात कहती है, जो ओवरऑल कंपनी में हमने ये पॉइंट को नोटिस किया, जो कंपनी की फंडामेंटली में काफ़ी सारी बातें अच्छी कहती है, लेकिन कुछ बातें और शामिल करता तो शायद बेटर रिजल्ट क्रिएट कर पाती। और फिलहाल यहाँ पे देखा कि अब ट्रेंड के लिए लगातार खुलती नज़र आई है इनके स्टॉक में, और लगातार यदि ब्रेकआउट करती है तो शायद नई रेजिस्टेंस की तरफ जा सकता है, क्योंकि आज भी स्टॉक की प्राइस में अंडर वैल्यूएशंस की बात निकल के आती है, अंडर वेटेज की बात निकल के आती है, जिसका नाम था अटलांटास लिमिटेड। विदाउट किसी ट्रेडिंग नोट्स और ट्रेडिंग एडवाइजरी को हम जानने की कोशिश करते रहते हैं, और आपके सामने भी रखता हूँ। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक भी कर सकते हैं, सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, और आप चाहें तो आप उसको कमेंट भी करके अपनी फीडबैक शेयर कर सकते हैं। मिलेंगे कुछ नई स्टडी के साथ, तब तक के लिए थैंक्स फॉर द ज्वाइनिंग अस दोस्तों।